Hello everyone, I'm C. Sakshi Vivek Jain and I'm from Agra. Welcome back to my series GST on Real Estate and Construction Services Part 3. So today we will be discussing about applicable GST rates on real estate projects. In my last video, we have already discussed about the types of real estate projects. So today we will be discussing about the applicable GST rates on it. And for more clarity, let me share screen with you all. ओके, जीएसटी रेट्स को समझने से पहले समझते हैं जीएसटी अट्रैक्ट किस केस में होता है। तो हम सब जानते हैं जीएसटी कब अट्रैक्ट होता है इन टू कंडीशंस, आइदर इट शुड बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और इट शुड बी अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन जब आप एक ऐसा अपार्टमेंट, एक ऐसी प्रॉपर्टी का सेल परचेज करते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, जिसके अगेंस्ट में ऑलरेडी कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू हो चुका है, कह सकते हैं एक ऐसी स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं रेडी टू मूव इन, उस केस में जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता। क्योंकि जीएसटी अट्रैक्ट होने के लिए, जैसा कि अभी हमने बात की, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, आइदर इट शुड बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस, बट कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज इज कंसिडर्ड टू बी अ सेल ऑफ रेडी टू मूव इन हाउस एंड नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, राइट। तो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी जहां पर आप एंटायर कंसिडरेशन उसके अगेंस्ट में आप कंप्लीशन के बाद में देते हो, ऐसी प्रॉपर्टीज पर जीएसटी अट्रैक्ट नहीं होता और ये कवर होते हैं शेड्यूल 3 में। तो अब जो हम रेट्स डिस्कस करने वाले हैं, ये रेट्स जो हैं वो लगते हैं कंस्ट्रक्शन सर्विसेज पर। तो जब हम एक ऐसा अपार्टमेंट, एक ऐसी प्रॉपर्टी हम लेते हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस केस में ये वाले रेट्स अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स में जो हम अपार्टमेंट या फिर फ्लैट्स जो अपने बुक करते हैं, उस टाइम पर हम कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ले रहे होते हैं। तो दीज रेट्स आर एक्चुअली द रेट्स फॉर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। तो हमें कंस्ट्रक्शन की जब हम सर्विस लेते हैं तो इट्स अ सप्लाई ऑफ सर्विस और हमें उसके अगेंस्ट में जीएसटी पे करना होता है। तो बात करते हैं, हमने जैसे पढ़ा दो तरीके के हमारे प्रोजेक्ट्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। और तीन तरीके के हमारे अपार्टमेंट्स होते हैं, अफोर्डेबल रेजिडेंशियल फ्लैट्स, अदर देन अफोर्डेबल रेजिडेंशियल फ्लैट्स, और कमर्शियल प्रॉपर्टी, शॉप्स, ऑफिस, गोडाउन। तो इस केस में जब हम बात करते हैं रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की और उसके कॉम्बिनेशन की, कि एक रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है जिसमें रेजिडेंशियल यूनिट्स भी हैं और कमर्शियल यूनिट्स भी हैं, लेकिन कमर्शियल यूनिट्स टोटल कारपेट एरिया के 15% से कम है। तो उस केस में अगर उस प्रोजेक्ट में अफोर्डेबल हाउसिंग है, कुछ अपार्टमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम से जो है बिल्डर सेल कर रहा है, तो उस केस में 1% ऑफ जो रेट है जीएसटी का वो है 1%। नो आईटीसी, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अदर देन अफोर्डेबल है तो उस केस में जीएसटी लगता है हमारा 5% पर। और अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस केस में भी जीएसटी हमारा लगेगा 5% पर, क्योंकि ये रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में अगर कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो उस पर जो हमारा रेट लगता है जीएसटी का वो 5% लगता है। और ये जो 1% और 5% के रेट्स हैं, दैट कम्स विद सर्टेन कंडीशंस, और वही कंडीशंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसी में हम आईटीसी को भी लेके बात करेंगे। अब हम आते हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में, जहां पर टोटल कारपेट एरिया जो है हमारा 15% से ज्यादा हम कमर्शियल अपार्टमेंट्स को अलॉट करते हैं। तो उस केस में, उस प्रॉपर्टी में अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जो अफोर्डेबल है, तो उस केस में 1% ही जीएसटी लगता है। अदर देन अफोर्डेबल कोई रेजिडेंशियल है तो उसमें 5% लगता है, और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे वहां पे 12% जीएसटी लगता है, राइट। लेकिन ये जो 1% 5% के ये जो कंडीशंस हैं, इट कम्स विद सर्टेन कंडीशंस, और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं, ये जो रेट्स हैं ये है इफेक्टिव रेट्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाइड रेट्स हैं, दैट इज दिस। अफोर्डेबल के केस में जो नोटिफाइड रेट है गवर्नमेंट का वो है 1.5% का। अदर देन अफोर्डेबल और जो कमर्शियल हम रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लेंगे, उसका जो नोटिफाइड रेट है वो है 7.5% का। और जो कमर्शियल जो हम रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में लेते हैं, उसका जो नोटिफाइड रेट है वो 18% है। अब होता क्या है, मैं बात करती हूँ, मैंने एक अपार्टमेंट लिया 40 लाख। अब वो जो अपार्टमेंट है, जो 40 लाख की वैल्यू है, उसमें कहीं ना कहीं लैंड की वैल्यू इंक्लूडेड है। आप मानते हैं कि कोई भी अपार्टमेंट एक बिल्डिंग में बनता है और वो बिल्डिंग कहाँ बनती है, लैंड पे बनती है। तो हर अपार्टमेंट में एक अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड होता है, चाहे उस बिल्डिंग में 100 फ्लैट हो, चाहे उस बिल्डिंग में 200 फ्लैट हो, हर फ्लैट खड़ा तो लैंड पर ही है ना। तो उस फ्लैट में एक अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड होता है, और वो जो 40 लाख में उस फ्लैट के अगेंस्ट में दूंगी, उसमें कहीं ना कहीं वो लैंड की वैल्यू है। लेकिन क्योंकि लैंड, यहाँ पे हम ये जो रेट्स की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या आप लैंड को कंस्ट्रक्ट करते हो? लैंड तो अपने आप में कंप्लीट है।
तो लैंड अगेन इज कवर्ड इन शेड्यूल 3, लैंड को पर जीएसटी नहीं लगता है। तो अब हम जो 40 लाख दे रहे हैं उसमें तो लैंड की वैल्यू है ना, तो हम उस पर टैक्स क्यों देंगे जब जीएसटी लैंड पे लगता ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, लैंड के अगेंस्ट में एक डिडक्शन दे दी है, और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दी है कि 1/3 जो आपका जो वैल्यू है, उसमें हम मान के चलेंगे जो 1/3 वैल्यू है वो लैंड के अगेंस्ट में है, तो उस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना। तो क्या करते हैं हम लोग, या तो हम ग्रॉस वैल्यू है उसका 2/3 निकाल लो और उस पर नोटिफाइड रेट लगा दो, राइट। मेरा 40 लाख का अपार्टमेंट है, मैंने 1/3 लैंड का हटा दिया, तो 2/3 वैल्यू पे मैं ये नोटिफाइड रेट लगा दूंगी। या फिर मैं क्या करूंगी, मैं अपने रेट को ही मैं रेट में से ही अपना 1/3 लेस कर दूंगी। तो ये जो हमारा जो है इफेक्टिव रेट निकल आता है, और ये हम अपने पूरे के पूरे जो ग्रॉस अमाउंट है 40 लाख पर हम ये इफेक्टिव रेट लगा देते हैं। तो मार्केट में नॉर्मली इन रेट्स की बात चलती है कि अफोर्डेबल पे 1% लगता है, 5% लगता है अदर देन अफोर्डेबल पे, और 12% लगता है कमर्शियल पे। बट जो हमारे नोटिफाइड रेट्स होते हैं वो ये रेट्स होते हैं, इसमें से हम लैंड का डिडक्शन लेने के बाद हम ये वाले जो इफेक्टिव रेट्स निकल के आते हैं, ये हम अपना डायरेक्टली ग्रॉस वैल्यू पर लगा सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स है, इसमें जीएसटी जैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप ये रेट्स चार्ज करते हैं तो आप ये मान के चलना कि ये जो रेट्स हैं, ये जो हायर रेट्स हैं, ये आफ्टर लैंड का डिडक्शन आप ग्रॉस वैल्यू में से कर लोगे जब 1/3 उस पर लगेगा। अगर आप डायरेक्टली ग्रॉस वैल्यू पर रेट लगाओगे तो इफेक्टिव रेट आपको यूज करना है। So I hope this is all about the applicable GST rates, and I hope you find my video helpful. And if you want to learn more about GST on real estate and construction services, stay tuned. Thank you so much.